स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग थिक्स हमारे दिमाग में आ रहा है। इन्वायरमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। इन्वायरमेंट का लास्ट ये टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक है तो मतलब हम लोग करेंट अफेयर ही देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं कि क्या अपडेट हुआ करेंट अफेयर में। ये पॉइंट हम लोग उठा लेंगे। तो इन्वायरमेंट का हम लोग लास्ट सेगमेंट पे पहुंच गए हैं, आज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो सकता है इकोनॉमी स्टार्ट करें या साइंस एंड टेक स्टार्ट करें। अब देखिए कि जो पीछे छोड़े थे उसके बाद हमारा क्या है, जैव विविधता विधेयक आया है, एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या हम कहते हैं ना कि बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 आया। अब बायोडाइवर्सिटी बिल कब लाया गया था, ये आपको बता ही दिया था। डाइवर्सिटी याद होना चाहिए, ये हमेशा प्री में पूछा जाता है। ये 2002 में लाया गया था। तो अमेंडमेंट का क्या रहा, कुछ क्या चीज़ में विधेयक संशोधन किया गया है, इसको लेके बात करेंगे। तो देखो, जैव विविधता विधेयक 2021 को लेकर कहाँ प्रस्तुत किया गया, लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी है उसके बाद इसको देखने के लिए भेज दिया गया। जानते हो कि हर एक पार्लियामेंट में कमेटी होती है जो विधिवत रूप से देखती है विधेयक को, अगर कुछ कमी पाती है तो उसको सुधार के लिए सुझाव करती है, और उसमें विशेषज्ञ लोग होते हैं। और ज्वाइंट कमेटी का मतलब क्या, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक, या दोनों पार्लियामेंट के अंग इसमें इन्वॉल्व होंगे। देखो 2002 के बारे में, जो बायोडाइवर्सिटी 2002 पुराना था, उस अधिनियम के बारे में अगर जाने तो ये अधिनियम किससे रिलेटेड है। पहली बात है कि सस्टेनेबल यूज से यूज है। सस्टेनेबल यूज कैसे हम करेंगे, किसी को संधारणीय उपयोग कैसे करेंगे, किसका, तो जैव का, वो हमारे बारे में बताता है इस, ठीक है। उन संसाधनों के बारे में बताता है, जैव विविधता कौन कौन से संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उसके बारे में बताता है। इसके बाद इससे संबंधित जो भी जैव विविधता संबंधित ज्ञान है, नॉलेज है, उसके बारे में हमें बताता है। तो जैव विविधता हमें क्या बताता है कि कैसे हम सतत उपयोग करें किसी चीज का, रिसोर्सेज का कैसे हम यूज करें, उसकी जानकारी के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में बताता है। तो ये जो जो 2002 बताया लाया गया था, तो उसका लक्ष्य क्या था। पहली बात है कि जैव विविधता समय हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी हुआ था, और इसमें बोला गया था पहुंच और लाभ साझाकरण पे नगोया प्रोटोकॉल, पहुंच और लाभ साझाकरण पे नगोया प्रोटोकॉल हुआ था के तहत भारत में दायित्वों को पूरा करना। जो सीबीडी हुआ था, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी था, उसको लागू करने के लिए ये लाया गया था, जिसका शीर्षक था कौन सा, नगोया प्रोटोकॉल बोला जाता है, या ये पूरा उसका नाम है पहुंच और लाभ साझाकरण पे नगोया प्रोटोकॉल को जो दायित्व थे, जो टारगेट थे भारत के समक्ष, उसको लागू करने के लिए जैव विविधता अधिनियम लाया था। या एक सिंपल सा वर्ड में बोले कि नगोया प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया था, ठीक है। अब जरा सा बात करें कि जैव विविधता अधिनियम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या है। तो देखो, त्रिस्तरीय बातें की गई हैं इस पे, एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, और एक ग्राउंड लेवल पे या पंचायती राज के लेवल पे किया गया है। मतलब बायोडाइवर्सिटी हम त्रिस्तरीय पे क्या करते हैं, विविधता को ध्यान रखने की बात किया गया है। जैसे राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण बनाया गया, नेशनल बायो डाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाया गया है। राज्य में क्या, राज्य जैव विविधता बोर्ड बनाया गया है, स्टेट बोर्ड फॉर बायोडाइवर्सिटी बनाया गया है, और जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाई गई हैं, जैव विविधता प्रबंधन समितियां। तो देखो एनबीए जो बनाया गया है वो सेंट्रल लेवल पे है, एनबीए अच्छी बात है। स्टेट के लेवल पे क्या बनाया गया है, एसबीबीएस बनाया गया है, और जो लास्ट के लेवल है उसमें बीएमसीज बनाई गई हैं, बीएमसीज बनाई हैं, जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाई हैं, कमिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट ना। तो ये तीनों स्तर पे काम करने के लिए बात कहा गया है। अब जरा सा बात करते हैं कि जैव विविधता प्रबंधन कमेटी जो है वो लोक जैव विविधता रजिस्टर तैयार करने में उत्तरदायी है। तो जो लोक जैव विविधता रजिस्टर है वो कौन तैयार करता है, ग्राउंड लेवल पर तैयार किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, तो जो संबंधित क्षेत्र होता है, जिस संबंधित क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात किया जाता है, उसमें उपलब्ध पारंपरिक ज्ञान के विवरण सहित सभी वनस्पति और जीवों का क्या किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है।
और पारंपरिक ज्ञान किसके पास होगा? जो जमीनी स्तर पे हकीकत में उस इन्वायरमेंट में वो डाइवर्सिटी को देख रहा है ना। अब देखो कि जैव विविधता संशोधन किया गया 2021 में, तो क्या था प्रावधान, क्या था संशोधन करने के लिए क्या किया गया? ये जो 2021 वाला संशोधन हुआ है उसमें क्या क्या उद्देश्य रखे हैं? पहली बात तो जैव संसाधन है, जो जैविक संसाधन है या बायोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं उस तक पहुंच प्रदान करने हेतु तो राज्य जैव विविधता बोर्ड के पहले से सूचित करने की छूट दी गई है। मतलब पहले था क्या कि देखो हमने ये बताया ना दो बातें कि फर्स्ट यहाँ पे क्या है, एनबीए है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, और यहाँ पे क्या है, एसबीबी एस है, और यहाँ पे क्या है, कमिटीज हैं, यहाँ पे कमिटीज हैं। ठीक, तो कमिटीज क्या होता था ना कि अगर कोई जैविक संसाधन के बारे में जो लिस्ट बनाती थी, जो हमने पढ़ा, वो पहले क्या करता था, स्टेट बोर्ड से क्या लेना पड़ता था, उनको सूचना देना पड़ता था पहले स्टेट बोर्ड को। तो अभी इसमें क्या कर दिया गया, उससे छूट प्रदान कर दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के रूप में पंजीकृत आयुष चिकित्सा पेशेवरों को छूट दिया गया है इसमें, जो आयुर्वेदिक या आयुष से जुड़े हुए हैं। आयुष क्षेत्र में जानते हो कि बहुत सारे फील्ड हैं, उन चिकित्सक पेशेवरों को इसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में उतना सख्त फॉलो नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये मेडिसिनल यूज में या लोक कल्याणकारी यूज में उस प्लांट वनस्पति को यूज करते हैं। संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग औषधि पादपों की खेती और इसके उत्पादों की तैयार करने वाले स्थानीय लोगों आदि को भी छूट दिया गया है। जो संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हैं, औषधि पादपों की खेती करते हैं, जो मेडिसिनल प्लांट की क्या करते हैं, खेती करते हैं, इसके उत्पादों को तैयार करने वाले स्थानीय लोग होते हैं, उनको इस बारे में क्या किया गया, छूट दिया गया है। भारत में पंजीकृत किसी विदेशी नियंत्रण वाली कंपनी, कोई भी विदेशी नियंत्रण वाली कंपनी हो, उसको जैव संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण अर्थात एनबीए से क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, और वो अनिवार्य है। कोई विदेशी कंपनी है, क्यों? अक्सर देखा होगा ना कि क्या कर लेते हैं, डब्ल्यूटीओ में जाके वो पेटेंट करा लेते हैं। पेटेंट करा लेते हैं किस चीज का? भारत की कोई प्लांट का, मेडिसिन का, जिससे आईपीआर से रिलेटेड हुए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन उठे थे। इसलिए भारत ने अमेंडमेंट कर दिया, और अब आवेदक आईपीआर हासिल करने से पहले, ना कि आईपीआर के लिए आवेदन करने से पहले, आवेदन करने से नहीं, हासिल करने से पहले एनबीए की स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। कोई भी आईपीआर लगाया जा सकता है। डब्ल्यूटीओ में जानते हो कि आईपीआर है, और आईपीआर की बात जब भी करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो आईपीआर की करने के पहले क्या था कि स्वीकृति लेना होता था, जब आवेदन करना होता था तब स्वीकृति लेना। लेकिन अभी चेंज क्या कर दिया गया कि नहीं, स्वीकृति नहीं, हासिल, जब उसको हासिल हो ना आईपीआर की या पेटेंट की, तो उससे पहले एनबीए की स्वीकृति होनी चाहिए। और इस अधिनियम के तहत अपराधों को क्या किया गया है, संज्ञेय और गैर जमानती बनाने का प्रावधान को क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो ये सारी तब्दीलियां की गई हैं। क्या किया गया है, तो जैविक संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कुछ बदलाव लाया गया है। क्या लाया गया है? जो पंजीकृत आयुष डॉक्टर हैं उनको छूट दिया गया है। दूसरा क्या, जो पारंपरिक ज्ञान रखते हैं या औषधि पादपों की खेती करते हैं, मेडिसिनल प्लांट की खेती करते हैं, या जो स्थानीय लोग पे इस उत्पादों को तैयार करते हैं, उनको भी छूट दिया गया। तीसरा बोला गया कि कोई विदेशी है कंपनी, वो अगर भारतीय जैव संसाधन के पास पहुंचना चाहती है, मेडिसिनल प्लांट के पास पहुंचना चाहती है, तो उसे प्राप्त करने से पहले एनबीए से क्या करना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, वो अनिवार्य होगा। दूसरी बात है कि पहले था कि आईपीआर को दाखिल करने में, आईपीआर जब भी कोई दाखिल करता था कंपनी, तो पहले क्या करता था, एनबीए की स्वीकृति ले लेता था, आवेदन करने से पहले ही ले लेना होता था। लेकिन अभी क्या कर दिया, अभी कर दिया ये चीज कि आईपीआर हासिल करने से पहले होना चाहिए ना। और दूसरी बात, इसको संज्ञेय अपराध और गैर जमानती था प्रावधान वो हटा दिया। अब नेक्स्ट चीज ये है कि उसी में कि राज्य सरकार जैव विविधता प्रबंधन समितियों को, जो बीएमसीज हैं, उनकी संरचना निर्धारित करेगी। बीएमसी की संरचना कौन निर्धारित करेगी, तो राज्य सरकार करेगी। जैसे कि हमने ये बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, एनबीए होगा, यहाँ पे कौन होगा, एसएसबी एसबीबीएस होगा स्टेट का, और यहाँ पे क्या होंगे, बीएमसीज होंगे।
ठीक है ना। तो बीएमसी की संरचना कौन निर्धारित करेगा, ये करेगा, स्टेट करेगा। इसके अलावा राज्य सरकार वस्तुतः मध्यवर्ती और जिला पंचायत स्तर पर बीएमसी की क्या कर सकती है, गठन कर सकती है, ये इसमें प्रावधान लाया गया। नेक्स्ट क्या है कि किसी भी थ्रेड प्रजाति स्पीसीज को अधिसूचित करने के लिए शक्ति राज्य सरकार को दी जा सकती है। तो राज्य सरकार को थ्रेटेंड स्पीसीज घोषित करने की शक्ति दी जा सकती है, इसमें बात बोला गया है। लेकिन अगर वो स्टेट करता है तो उससे पहले संकटपन्न प्रजाति हैं जो थ्रेटेंड स्पीसीज हैं, उसको अधिसूचित करने से पहले राज्य सरकार को क्या करना पड़ेगा, एनबीए से परामर्श लेना पड़ेगा, ये बात बोला गया है। एनबीए से क्या करना होगा, लेना होगा आपको अनुमति। अब जरा सा बात करते हैं नेक्स्ट, इस बात को समझो कि एनबीए के विस्तार की बात करें, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण में एनबीए में 11 अतिरिक्त सदस्य शामिल किए जाएंगे। ये भी चेंज हुआ कि जो पहले अधिकरण था, अथॉरिटी था, उसमें 11 अतिरिक्त शामिल किए जाएंगे। परिभाषाओं में परिवर्तन किया गया, जैसे जैव उपयोग, बायो यूटिलाइजेशन शब्द को हटा दिया गया है, वहां पे बायो सर्वे किया गया है। बायो यूटिलाइजेशन को हटा के क्या किया गया, बायो सर्वे को फिर से परिभाषित किया गया है। मतलब बायो यूटिलाइजेशन को हटा दिया है और बायो सर्वे था, उस वर्ड को क्या किया गया, परिभाषित किया गया। तो ये हमारा पूरा क्या था, जैव बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट से अगर क्वेश्चन पूछ लिया 2021 में बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट में क्या हुआ था, तो क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इस चीज को, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस पे। अब जरा सा वन जीव संरक्षण संशोधन विधेयक भी लाया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021 लाया। जानते हो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 आया। अब जब चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये भी है और हमारे सिलेबस में भी है, तो इस बिल को भी जानना जरूरी है। तो पहले उससे पहले वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बारे में जान लेते हैं, ऐसे आल्दो हमने पहले बता रखा है, ठीक है ना। तो यह अधिनियम देश की पारिस्थितिकी पर्यावरणीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से साथ ही साथ वन जीव, पक्षी, पादप के संरक्षण का प्रावधान करती है। क्या, तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, साथ ही साथ वन जीव और पक्षी और पादपों का संरक्षण का भी प्रावधान करता है। कौन, 1972 एक्ट। इसके तहत 4 श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां, 4 श्रेणियां। एक राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा वन जीव अभ्यारण्य, तीसरा सामुदायिक रिजर्व और चौथा संरक्षित रिजर्व। ठीक है, तो ये 4 श्रेणियों में घोषित किया जाता है, ये 1972 के तहत ही किया जाता है। तो पूछा जाए कि नेशनल पार्क कौन से एक्ट के तहत किया जाता है, वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी या एनिमल सेंचुरी किसके तहत घोषित किया जाता है, तो 72। सामुदायिक कम्युनिटी रिजर्व किसके तहत, प्रोटेक्शन रिजर्व या प्रोटेक्टिव एरिया किससे घोषित किया जाता है, तो इसी से घोषित किया जाता है। इस अधिनियम में विशेष रूप से संरक्षित पादप एक अनुसूची बनाया गया है। विशेष रूप से संरक्षित जीवों या प्राणी जात की 4 अनुसूचियां बनाई गई है। तो पादप के लिए कितना बनाया गया है, 1 अनुसूची बनाया गया है, और जो एनिमल है उनके लिए कितनी बनाई गई है, शेड्यूल 4 बनाए गए। जो बर्मिन है, पीड़क है, उनके लिए 1 अनुसूची बनाया गया है। तो कुल 6 अनुसूचियां बनाई गई हैं इसमें 1972 एक्ट में कितने अनुसूची हैं, 6 अनुसूची हैं। 4 अनुसूची तो एनिमल से रिलेटेड है, 1 अनुसूची पादप से है, मतलब प्लांट से है, और 1 किससे, बर्मिन से है। ठीक है ना। इस प्रकार हम अगर देखें तो पादप और जीवों या प्राणी जात के अलग अलग समूहों को अलग अलग तरीके से क्या किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये बातें हमें याद होना चाहिए कि 4 श्रेणी है इसमें। 4 श्रेणी कौन कौन है, दूसरा 6 शेड्यूल है, तो 1 प्लांट के लिए है, 4 एनिमल के लिए है, 1 बर्मिन के लिए है, ऐसा बोलना पड़ेगा। तो संशोधन विधेयक लाया गया 2021 में, तो क्या प्रस्ताव रखा गया, तो जितनी अनुसूचियां बनाई गई थी उनका रैशनलाइजेशन किया गया, तार्किक रूप से किया गया। क्या किया गया, तो अनुसूचियों की कुल संख्या 6 से घटाकर कितना कर दिया गया, 4 कर दिया गया। तो पहले 6 थी, उसको कितना कर दिया गया, 4 कर दिया गया ना। विशेष रूप से जो संरक्षित जीव थे, एनिमल्स थे, उनकी अनुसूचियों की संख्या घटा के कितना कर दिया गया, 2। पहले 4 थी, वो अब कितना हो गए, 1 हो गए। इनमें से अनुसूची 1 में प्रजातियों को उच्चतम स्तर का संरक्षण प्रदान किया गया है। उसमें अनुसूची 1 में जो है उनको लिए उच्चतम संरक्षण के या हाई प्रोटेक्शन की बात कहा गया। जो बर्मिन है या पीड़क प्रजाति हैं के लिए अलग से बनाई गई अनुसूची को क्या कर दिया गया, हटा दिया। जो बर्मिन के लिए एक अनुसूची बनाया गया था उसको हटा दिया गया, और साइट के तहत जो अपेंडिक्स में सूचीबद्ध अनुसूचित प्रजातियों के लिए एक
एक नई अनुसूची जोड़ा गया कि जो भी साइट हमारा प्रोग्राम चलाते हैं साइट्स, उनके लिए एक अलग अपेंडिक्स या सूची बनाया गया है। ठीक है ना। अब जरा सा बात करते हैं, इसके तहत केंद्र सरकार अब अधिसूचना जारी कर किसी भी क्षेत्र और निर्धारित अवधि के लिए वन जीवों को बर्मीन प्रजातियों के रूप में घोषित कर सकती है, बर्मीन। दूसरा क्या, आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर नियंत्रण की बात कहा गया है इस अमेंडमेंट में। यह संशोधन केंद्र सरकार को आक्रामक विदेशी प्रजातियों जो भी इन्वेसिव एनिमल हैं या स्पीसीज हैं, एनिमल या स्पीसीज हैं, उनकी बात करती है। तो देखो ये संशोधन क्या करता है, अमेंडमेंट केंद्र सरकार को आक्रामक जो विदेशी प्रजाति हैं उनकी आयात, व्यापार, स्वामित्व या प्रसार को विनियमित करती है या प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। किसको? आक्रामक विदेशी प्रजातियों को पे नियंत्रण करने का अधिकार बढ़ा दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार किसी अधिकारी को आक्रामक प्रजातियों को कब्जे में लेने, उसका निपटान करने के लिए अधिकृत कर सकती है। ये प्रावधान भी रखा गया कि केंद्र सरकार किसी भी अधिकारी को क्या कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, अधिकृत कर सकता है कि जो आक्रामक प्रजाति है उसको कब्जे में ले ले या उसका निपटान कर दे। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के बारे में भी बोला गया है कि प्राणी जात हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट से रिलेटेड कोई भी हो जो भारतीय मूल के नहीं है, वो आक्रामक विदेशी प्रजातियां का है, जिनमें वन क्षेत्र अन्य इलाकों में प्रवेश से वन्य जीवन या इसके परिवास पे क्या करता है, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उनको आक्रामक विदेशी प्रजातियां बोला जाता है। या आक्रामक विदेशी प्रजातियां वो होते हैं जो एनिमल या प्लांट की वो स्पीसीज या प्रजाति जो भारतीय मूल की नहीं है और वन्य क्षेत्र या कहीं भी इनका क्या हो जाए, प्रवेश हो जाए, तो वो हैबिटेट पे क्या करते हैं, नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उनको बोला जाता है इन्वेसिव एनिमल या स्पीसीज। ठीक। साइट की बात करें, एक नया अध्याय 5B जोड़ा गया है। क्या प्रावधान है, तो प्राधिकारियों को का पदनाम केंद्र सरकार निम्नलिखित को नामित करेगी। जो प्राधिकारियों का पदनाम केंद्र सरकार किसको करेगी, तो प्रबंधन प्राधिकारी, मैनेजमेंट अथॉरिटी। यह अनुसूचित प्रजातियों की व्यापार के लिए निर्यात या आयात का क्या करेगी, परमिट करेगी। ये एक व्यवस्था किया गया है किसका, मैनेजमेंट अथॉरिटी का। जो भी अनुसूचित प्रजाति हैं शेड्यूल में, जो भी हमारी स्पीसीज हैं, उनके व्यापार के निर्यात और आयात पे परमिट कौन देगा, तो प्रबंधन प्राधिकारी देगा। दूसरा है वैज्ञानिक प्राधिकारी, जिसको बोलते हैं साइंटिफिक अथॉरिटी। ये उन प्रजातियों के जीवन को प्रभावित करने वाले पहलुओं पर क्या करेगा, सलाह देगा। जो भी विदेशी अगर प्रजाति हैं वो उनके जीवन को प्रभावित करने वाले पहलुओं पे क्या करेगा, सलाह देगा, जिनका निर्यात किया जा रहा है। पहचान चिन्ह, आइडेंटिफिकेशन मार्क, साइट के अनुसार प्रबंधन प्राधिकारी द्वारा अनुसूचित नमूने या स्पेसिमेन के लिए पहचान चिन्ह का उपयोग किया जा सकता है। पहचान चिन्ह में परिवर्तन कराना, इसे हटाना प्रतिबंधित है। तो पहचान चिन्ह की बात बोला गया। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट पंजीकरण प्रमाण पत्र। जो भी अनुसूचित जीव हैं के जीवित नमूनों को रखने वाले व्यक्ति को प्रबंधन प्राधिकारी से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ये बातें जोड़ी गई हैं कि पंजीकरण का प्रमाण पत्र लेना होगा किससे, तो प्रबंधन प्राधिकारी से लेना होगा। ठीक। अभयारण्यों का नियंत्रण, तो केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार तैयार की गई प्रबंधन योजना के अनुसार मुख्य वन जीव संरक्षक द्वारा सभी अभयारण्यों का नियंत्रण, प्रबंधन, रख रखाव किया जाएगा, कि नियंत्रण करेगा। उसने दिशा निर्देश जारी किया, किसने, केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार अनुसूचित क्षेत्र या अनुसूचित जनजाति या अनपरंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 है तहत आने वाले क्षेत्र के अभयारण्यों के मामले में संबंधित ग्राम सभा के साथ उचित परामर्श के साथ प्रबंधन योजना तैयार करेगा। ये भी बात बोला गया। सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल, कैद जीवों को सौंपने के लिए नई धारा लाया गया है। कौन सा, 42A लाया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी बंदी जीव या जीव के उत्पादों को मुख्य वन जीव संरक्षण को सौंप सकता। मतलब जो सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल लाया गया है, उसमें धारा जोड़ा गया 42A। इसके तहत क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी भी बंदी जीव होगा या जीव उत्पाद होगा, उसको मुख्य वन जीव संरक्षण को क्या कर सकता है, सौंप सकता है।
साथ ही इस अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन के जुर्माने में वृद्धि भी की गई है। क्या किया गया है? तो उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माना 25,000 रुपया से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1,00,000 रुपया कर दिया गया है अमेंडमेंट में। कुछ प्रतिबंध थे 1972 के तहत, उसको ढील दिया गया है। जैसे फिल्म निर्माण करता है, हाथियों की स्वामित्व का प्रमाण पत्र रखने वाले व्यक्ति हैं, जीवित हाथियों के स्थानांतरण या परिवहन की अनुमति इनको होगी। और साथ ही साथ स्थानीय समुदाय द्वारा अभ्यारण्य में पशुओं की चराना, उन्हें लाना या ले जाना, पीने और घरेलू कार्य हेतु जल का वैध रूप से उपयोग करना आदि भी में छूट दिया गया है या ढील दिया गया है। साथ ही अन्य परिवर्तन क्या किया गया है? तो केंद्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा पट्टे पे दिए गए या हस्तांतरित क्षेत्रों के संरक्षण रिजर्व घोषित करने की अनुमति दी गई है। साथ ही राज्य वन जीव बोर्ड को अस्थायी समिति गठित करने की अनुमति भी दी गई है। तो ये हमारा देखो ऐसा ना कि ये नई पार्ट है, इसको अगर कुछ पॉइंट जान लेते हो तो सारे पॉइंट जो अमेंडमेंट किया गया है वो रख लिया। अब 1972 में अमेंडमेंट एक्ट 1972 एक्ट में अमेंडमेंट करने के पीछे तर्क क्या है, यहीं से आप पूरा क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। अमेंडमेंट क्यों किया गया? तो अनुसूचियों की अस्पष्टता प्रदान किया गया है और उसको युक्ति संगत बनाया गया है। क्या पहले 6 थे, उसको कितना कर दिया गया? 4 किया गया। साइट के प्रावधानों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया। तो जो साइट के प्रावधान थे उनको सुनिश्चित करने की बात कहा गया। तीसरी का आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर नियंत्रण को सक्षम बनाने के लिए बात कहा गया है। ऐसे बोल दो कि प्रावधान है। संरक्षित क्षेत्र को बेहतर प्रबंधन के लिए जब्त किए गए जीवित जीवों को बेहतर देखभाल के लिए जब्त किए गए वन जीव अंगों और उस उत्पादों को निपटान करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम को बेहतर रूप से लागू करने के लिए केंद्र सरकार क्या किया है? सशक्त बनाने के लिए कदम उठाया है। तो ये प्रावधान भी हो सकता है नॉर्मली रूप से, अगर आप बहुत ये कर रहे हैं, प्रावधान भी हो सकता है, यही आप लिख सकते हो तो आपको नंबर मिल जाएगा। डिटेल में नहीं जाना है और डिटेल में हमने बता ही दिया। नेक्स्ट, मानव वन जीव संघर्ष, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की बात करें तो क्यों ऐसा न्यूज में रहा? 2022 में न्यूज में रहा कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने रेल मंत्रालय के साथ मिलकर एक अस्थायी समन्वय समिति का गठन किया। अस्थायी समन्वय समिति का गठन किया। इसका उद्देश्य क्या है? रेलवे ट्रैक पे हाथियों की मृत्यु को क्या करना? रोकना। तो सामने ने मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज ने क्या किया है? हाथियों की मृत्यु रोकने के लिए कहाँ से जो रेलवे ट्रैक पर मृत्यु हो रही थी उसके लिए एक अस्थायी समन्वय समिति का गठन किया है। भारत में अगर मानव वन जीव संघर्ष की बात देखें तो 2018-19 20-21 के बीच बिजली के करंट लगने के कारण 222 हाथियां मर गई थी। और 2019 और 21 के बीच देखें तो शिकार के कारण 29 हाथियां मर गई थी। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल सबसे अधिक हाथियों की मृत्यु हुई थी क्रमशः। सबसे ज्यादा हाथी की मृत्यु कहाँ हुई थी? उड़ीसा, उसके बाद झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक, तो मानव जीव संघर्ष के पीछे क्या कारण है? ये तो हमेशा कारण पूछ लेगा कि इसके लिए कारण बताइए, बड़े अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी हम डेवलपमेंट कार्य कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, या अतिक्रमण कर रहे हैं, कृषि भूमि का हम क्या कर रहे हैं? उपयोग में परिवर्तन कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा है? हैबिटेट लॉस हो रहा है या आवास की हानि हो रही है, विखंडन हो रहा है और वन जीवों की आबादी में भी वृद्धि हो रही है। तो हैबिटेट लॉस के कारण वन जीव संघर्ष हो रहा है। दूसरा, वन जीवों की आबादी बढ़ रही है इसलिए हो रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी हो गई है, इसके कारण क्या कर रहे हैं? शिकार कर रहे हैं लोग, लकड़ी की अवैध कटाई कर रहे हैं, ऐसे अवैध गतिविधियां कर रहे हैं जिसकी वजह से मानव वन जीव संघर्ष बढ़ गया है। जलवायु परिवर्तन की वजह से या जलवायु की विपरीत परिस्थितियों के कारण वन जीवों में आहार और अधिवास व्यवस्था का प्रभाव पड़ा है। मतलब जो उनकी खाने की नहीं है व्यवस्था या उनके हैबिटेट पे क्या पड़ा है? क्लाइमेट चेंज से प्रभाव पड़ा है। इसकी वजह से वो खाने के चक्कर में मानव के आवासों की तरफ बढ़ते हैं जिससे कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्या है? तो फसल प्रणाली में परिवर्तन से भी जंगली जानवर कृषि भूमि की ओर आकर्षित होते हैं। जो फसल प्रणाली है उसमें क्या हो गया? चेंज होने की वजह से भी क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। तो अगर देखा जाए कारण क्या है तो हैबिटेट लॉस है या आवास लॉस, ठीक है। दूसरा क्या है? तो इनकी वाइल्ड एनिमल की वृद्धि हो रही है, इसकी वजह से हो रहा है। तीसरा क्या है? तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। चौथा क्या? तो जो हमारा फूड क्रॉप पैटर्न है
उसकी वजह से हो रहा है। ये है कारण। अब देखो बढ़ने के परिणाम क्या होगा, मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ने के परिणाम क्या हो सकता है। तो जीवन और संपत्ति की हानि होगी, जानवरों के प्रति बदले की भावना में वृद्धि होगी, जिससे कई मामलों में जानवरों को तत्काल मार देने की चरम उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे बंदरों को हुआ था तमिलनाडु में मारने की। जानवरों के प्रति घृणा होगा, द्वेष की भावना बढ़ने के कारण मानव और वन्यजीव के संघर्ष और बढ़ जाता है। इस प्रकार एक दुष्चक्र शुरू हो जाएगा और वन विभागों के लिए कठिनाई बढ़ जाती है। साथ ही वन प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी सीमित होने लगती है जब ये हो जाता है, और वन जीव संरक्षण और इससे जुड़ी गतिविधियों के प्रति आम जनमानस में नकारात्मक धारणा बन जाएगी। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ेगा पूरी तरह से। देखो, जीवन और संपत्ति की तो हानि होगी, जानवरों के प्रति बदले की भावना में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि जानवर आके अटैक कर देते हैं, लोगों को मार देते हैं। कई बार चीता की बात है, कभी ऐसा, चीता का तो नहीं, अभी तो चीता वो किया, बाघ का कभी कई बार आता है। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि जानवरों को मारने के लिए ऑर्डर दे दीजिए, और गवर्नमेंट ऑर्डर होता है, फिर जानवरों के प्रति घृणा हो जाता है, द्वेष हो जाता की भावना बढ़ने लगती है, जिससे कन्फ्लिक्ट और बढ़ जाता है और ये दुष्चक्र स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होगा कि वन विभागों के लिए कठिनाई बढ़ जाती है, कैसे मैनेज करें इसको, कन्फ्लिक्ट को। सामुदायिक भागीदारी क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है, उनको डर लगने लगता है। ठीक है, संरक्षण और इससे जुड़ी गतिविधियों के प्रति आम जनमानस में क्या हो जाती है, नकारात्मक भावना हो जाती है, जिसकी वजह से ये परिणाम देखा जा सकता है। मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने या रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाया गया। एक तो गलियारे का निर्माण किया जाता है, आदिवासियों में या सड़क पे संकेत चिन्ह लगाया जा रहा है कि यहाँ पे नियंत्रण करें, अपनी गति को नियंत्रण करें, क्योंकि हाथी आते हैं, बाघ आता है, ऐसा कुछ ना। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के परामर्श से भारतीय वन्यजीव संस्थान ने अन्य उपायों के समेत इको फ्रेंडली मेजर्स टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रकाशित किया है। और इस जो ये प्रकाशित किया है, इको फ्रेंडली मेजर्स टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका उद्देश्य क्या था कि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए रैखिक अवसंरचना को डिजाइन करने हेतु परियोजना एजेंसियों का सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट क्या है कि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू की है। इसका उद्देश्य राजमार्गों पे मानव और पशुओं की मृत्यु को रोकना है। राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना के तहत मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के कुछ दिशा निर्देश भी दिया गया है। ये 2017 से लेकर 31 तक ये लागू रहेगा, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना। जैसे एग्जाम्पल के लिए SWC के लिए राष्ट्रीय, स्थानीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस का निर्माण करना, वन्यजीव आबादी को वैज्ञानिक प्रबंधन के साथ साथ भूमि उपयोग प्रणालियां आदि के बारे में सुझाव दिया गया। इसके अलावा व्यापक प्रजातिगत और देश और क्षेत्र विशिष्ट संघर्ष प्रवास योजना को लेकर भी दिशा निर्देश या विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आगे की राह जो कमियां हैं उसी से दे देंगे, यहाँ पढ़ने की कोई मतलब नहीं है। अब जरा सा देखते हैं, चीता पुनर्वास क्या हुआ था, रिलोकेशन हुआ था केनिया से, जानते ही हो, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है 2022 में ना। सुर्खियों में क्यों था ऐसा, तो अंत तक अफ्रीका और नामिबिया से चीता लाने की बात किया था, तो अभी तक तो नामिबिया से आ गया चीता, लेकिन अफ्रीका से अभी बात हो रही है, दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से क्या लाया जाएगा, चीता लाया जाएगा। और कोनो पार्क में, मध्य प्रदेश के कोनो पार्क में अभी लाके चीता छोड़ा गया है केन्या, नामीबिया से। चीतों की पुनर्वास योजना का क्रियान्वयन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। भारतीय वन्यजीव संस्थान इसमें मंत्रालय की मदद कर रहा है। कोनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य या इसको शिवपुरी वन भूमि चीता अनुकूल अधिवास, शिकार की बहुतायत आदि के कारण चीतों के लिए एक बहुत उपयुक्त स्थल माना गया है। यह विश्व में एक मात्र ऐसा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहाँ पे लाकर बसाया गया है, जहाँ 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियां शेर, बाघ, चीता और तेंदुआ एक साथ पाई जाती हैं। स्थानांतरण का महत्व, रिलोकेशन का महत्व क्या है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे चीज से कि रिलोकेशन किया गया तो इसका महत्व क्या है ना। इसका महत्व क्या है, तो महत्व को अगर देखा जाए तो महत्व देखो, लाभ देखो क्या होगा। पहले चीज है बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता बढ़ेगा। दूसरा क्या है, ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा। ट्रॉफिक लेवल या
पोषण स्तरों में क्या होगा, विविधता बढ़ेगी। ट्रॉफिक लेवल भी क्या होगा, बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा। तीसरा क्या होगा, इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा। इको टूरिज्म को क्या होगा, बढ़ावा देगा, या पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, जहां पे इको टूरिज्म होगा तो उनको रोजगार मिलेगा, जहां पे ये होगा वहां पे रोजगार की उपलब्धता होगी। ठीक क्या। फिर क्या होगा कि ये एक जो चीता की बात करें तो चीता के आवास में वृद्धि होगी। आवास में वृद्धि होगी मतलब ग्लोबली देखा जाएगा तो ये डाइवर्स होगा। पहले कहाँ कहाँ पाए जाते थे, अब पूरे विश्व में ऐसा हो सकता है। ठीक है। चीता संरक्षण क्षेत्र में पुनरुद्धार करने वाली गतिविधियां माध्यम से कार्बन प्रच्छादान में भारत की क्षमता को बढ़ाने की मदद करेगा। इस प्रकार यह जलवायु परिवर्तन के संबंध के लक्ष्यों, तो सीधी बात है कि क्लाइमेट चेंज पे भी इफेक्ट डालेगा, यह इसका सब नजरिए से भी महत्व। लेकिन चिंताएं क्या है, चिंताएं क्या है। एक तो बड़ी बात है कि 4 बड़ी कुन्नो पार्क में 4 बड़े बिल्ली प्रजाति की 4 हैं। कौन, चीता, शेर, बाघ और तेंदुआ। इन दोनों में क्या हो सकता है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है, और कन्फ्लिक्ट होने की वजह से ये कोई खतरे में आ सकती है प्रजाति। दूसरा क्या, चीता के लिए देखा जाए कुन्नो पार्क तो उसका आकार छोटा है, वो सफिशिएंट नहीं है जिसकी वजह से, आकार छोटा होने की वजह से इनकी फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ प्रभावित होगा। फिजिकल और मेंटल हेल्थ क्या होगा, प्रभावित होगा सॉरी। फिर बात है कि चीता को बसाने के पहले हमको संसाधन देखना चाहिए। उस भाई संसाधन ना होने की वजह से एक्सटिंक्ट हो गया था। कब हुआ था, तो 1954 में शायद एक्सटिंक्ट हो गया था। और चीते दिन के समय में अधिक शिकार करते हैं, तो दिन के समय अधिक शिकार करते हैं तो इसलिए ह्यूमन और चीता के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट क्या है, चीते के पर्यावास या हैबिटेट हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने की कई गांवों की आबादी क्या किया जाएगा, स्थानांतरित करना होगा ना। और आबादी चाहिए तो उसके लिए लोगों पे भी फर्क पड़ेगा, कृषि पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी भूमि की जरूरत होगी। और भारत में जो घास के मैदान में संरक्षण के लिए फ्लैगशिप स्पीसीज होते हैं उसके रूप में कार्य नहीं कर सकता। कौन, जो इंपोर्ट करके लाया गया है चीता, वो नहीं कर सकता, फ्लैगशिप स्पीसीज नहीं बन सकता। तो आगे की राह करने के लिए क्या है, तो इसके आगे की राह में देखें तो ग्रामीणों का विश्वास अलग अलग प्रभावी भागीदारी जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से जीता जा सकता है स्थानीय। दूसरी है वन अधिकारियों, पशु चिकित्सा टीम, अग्रिम पंक्ति में रहने वाले स्टाफ और चीते की निगरानी करने वाले दलों को नियमित इन हाउस प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, इन हाउस प्रशिक्षण देना चाहिए। पुलिस तथा राजस्व विभाग के अंतर क्षेत्रीय सहयोग हेतु प्रयास किया जाना चाहिए। क्यों पढ़ रहे हैं ये आगे के क्षेत्र, आगे की राह, क्योंकि ये अलग है। संसाधनीय और संरक्षणवादी पर्यटन को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि स्थानीय लोग के लिए रोजगार और व्यवसाय संबंधी अवसर सृजित किए जा सके। परियोजना के कुशल प्रबंधन के लिए वार्षिक समीक्षा और निगरानी की जानी चाहिए। नदियों को आपस में जोड़ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर। क्या उद्देश्य है, देश की जल अधिक वाली नदियों को क्या करना, कम जल वाली नदियों से जोड़ना, और जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना या नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ने 30 लिंक की पहचान की है। 30 नदियों को लिंक करने की पहचान की गई है। इनमें से 16 क्या हैं, प्रायद्वीपीय से जुड़े हुए हैं, और 14 किससे जुड़े हुए हैं, हिमालय नदी को। तो 14 हिमालय नदी है और 16, तो 30 लिंक को क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है। कौन, NWDA या राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, राष्ट्रीय नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। IRK या इंटरलिंकिंग रिवर के लाभ क्या हो सकते हैं, तो पहला डायमेंशन है कि आर्थिक लाभ होगा। क्या होगा, तो कृषि होगा, कृषि में
वृद्धि होगा क्योंकि सिंचाई होगा, लॉजिस्टिक होगा क्योंकि इंटरवाटर कनेक्टिविटी बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, खर्चा कम होगा इसकी वजह से। ठीक है, जीडीपी क्या बढ़ेगा, साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, सिंचाई क्षमता बढ़ेगा, जल विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ेगा, अंतर्देशीय नौ परिवहन क्षमता या इन वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होगा, बढ़ेगा, नियंत्रण में भी वृद्धि होगी। नियंत्रण में मतलब क्या, इसके नदी के माध्यम से बहुत सारी चीजों को क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है या बड़े रैपिड रूप से पूरे मतलब ट्रांसपोर्ट का यूज किया जा सकता है। दूसरा, पर्यावरणीय फायदा क्या होगा, पहला तो आर्थिक देख लिया, बाढ़ और सूखे का समाधान और लौटता व प्रदूषण का भी समाधान हो सकता है। सामाजिक लाभ क्या होगा इससे, तीसरा क्षेत्र क्या है, सामाजिक लाभ, तो खाद्य और जल सुरक्षा मिलेगा, जल के लिए लंबी दूरी तय करने वाली महिलाओं और लड़कियों को इससे कार्य बोझ में कमी लाएगा, जल की कमी वाले क्षेत्र से होने वाले प्रवास को क्या करेगा, रोकेगा। बाधाएं क्या हैं इस इंटरलिंकिंग रिवर की, क्या बाधाएं हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित, पहला बाधाएं क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा क्या है, तो वित्त के संबंध, फाइनेंस से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, और तीसरा क्या है कि इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल क्या प्रभाव देखा जाए इसके ऊपर बहुत पढ़ सकते हैं और वो भी नकारात्मक प्रभाव होगा। कुशल अध्ययन का अभाव है, अवसादन की तीव्र दर के कारण कई सिंचाई परियोजना का जीवन काल क्या हो गया है, कम हो गया है या लाभ कभी बहुत कम हो गया है। निर्वनीकरण, जलीय जैव विविधता पर प्रभाव और संरक्षित क्षेत्रों का जलमग्न होने से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे ये होगा। जनजातीय और देशी समुदाय पर अत्यधिक प्रभाव के कारण मानवीय विस्थापन हो सकता है। फिर क्या, तो जल साझाकरण के संबंध में संभावित अंतर्राज्यीय और पारराष्ट्रीय मुद्दे हो सकती हैं। तो ये सारी चिंताएं हैं ना, इस पे डीकेडी करेंगे, इस टॉपिक पे डीकेडी करा जाएगा। ठीक है, आईएलआर की कुछ परियोजना क्या है, तो केन बेतवा को जोड़ना, दमन गंगा पिंजाल को जोड़ना, पार तापी और नर्मदा को जोड़ना, मानस संकोच और तीस्ता गंगा को जोड़ना, महानदी गोदावरी को जोड़ना, गोदावरी और कावेरी को जोड़ना। आगे की राह क्या है, जो भी प्रॉब्लम है, चिंताएं हैं, उसी को सुलझाना चाहिए। ठीक है, अब देखो ओशन थर्मल एनर्जी, ओटेक की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईओटी लक्षद्वीप के कवरत्ती में कितना 65 किलोवाट की क्षमता वाला क्या बनाया है, ओटेक संयंत्र स्थापित कर रहा है। कहाँ पे, तो लक्षद्वीप में। कौन कर रहा है, तो एनआईओटी राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान कर रहा है। और एनआईओटी पृथ्वी जो विज्ञान मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक क्या है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। भारत में ओटेक की कितनी क्षमता है, तो 1,80,000 मेगावाट की क्षमता ओटेक में विद्यमान है। अगर देखा जाए तो महासागरीय तापीय ऊर्जा के, महासागरीय तापीय ऊर्जा रूपांतरण के बारे में देखा जाए ओटेक में, तो ओटेक समुद्री सतही जल और गहरे समुद्री जल के बीच में, देखो क्या होता है कि ओटेक ये है समुद्र ना, समुद्र है, ऊपर टेम्परेचर क्या होता है, कुछ अलग होता है, और गहराई पे क्या होता है, टेम्परेचर अलग होता है। तो यहाँ पे एक वायर जोड़ ले, ये जोड़, तो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो दोनों वायर में टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो करता है। उस करंट फ्लो को हम क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, बिजली की पूर्ति होगी। तो क्या होगा, महासागर के बीच में तापमान में अंतर, ताप प्रवणता का उपयोग करके ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ओटेक की सतह तापमान सूर्य ताप से महासागर के जो सतही जल होता है वो गहरे जल के तुलना में क्या होता है, ज्यादा गर्म होता है। ओटेक के तहत तापमान में इस अंतर का प्रयोग विद्युत उत्पादन करने में होता है, जो कि जैसा बताया हमने, और समुद्री जल के बिलौड़ीकरण के लिए भी किया जा सकता है। बिलौड़ीकरण का मतलब क्या, ये डिसैलिनाइजेशन बोलते हैं। ओटेक प्रणाली के तहत तापांतर कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस द्वारा टरबाइन को चलाकर बिजली पैदा किया जाता है। ओटेक के तहत कितना तापांतर होना चाहिए, कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। तब हम क्या करते हैं, इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से टरबाइन चलाते हैं और बिजली का उत्पादन करते हैं। ओटेक प्रणाली के प्रकार क्या हैं, तो एक बंद चक्रण प्रणाली बोला जाता है, क्लोज साइकिल मेथड बोला जाता है, दूसरा खुली चक्रण प्रणाली बोला जाता है। इसके तहत क्या किया जाता है, तो वर्किंग फ्लूइड जैसे अमोनिया को हीट एक्सचेंजर के में पंप में किया जाता है, हीट एक्सचेंजर में पंप किया जाता है। तो इसके तहत वर्किंग फ्लूइड जैसे अमोनिया को क्या किया जाता है, हीट एक्सचेंजर पंप में
क्या किया जाता है, पंप में किया जाता है, हीट एक्सचेंजर में पंप किया जाता है। किसको किया जाता है, अमोनिया को। इससे अमोनिया क्या हो जाती है, वाष्प बन के वाष्पीकृत हो जाती है और इस वाष्पीकृत भाप द्वारा टरबाइन को चलाया जाता है और इसके पश्चात भाप को समुद्र के गहरे ठंडे जल की मदद से पुनः तरल अवस्था में परिवर्तित कर जाता है और इसे पुनः हीट एक्सचेंजर में पंप किया जाता है। जरा सा बात करते हैं कैसे करेगा, ये डायग्राम भी देख लेंगे। डायग्राम तो हमने ये उठाया नहीं, लेकिन अपनी समझ से बना रहे हैं कुछ क्या ऐसा होगा जो इजी वे में बनाएंगे। ऐसा होता है ना, सपोज करो ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है, और यहीं से हम क्या कर रहे हैं, अमोनिया को पंप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर, ये ऊपर परत है, ये समुद्र है, ऐसा कुछ ऐसा है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये टेम्परेचर है, यहाँ पे हमने टरबाइन रख दिया, टरबाइन रख दिया। जैसे ही हाई टेम्परेचर में आएगा अमोनिया क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा और वाष्प बना के ये टरबाइन को चलाएगा और ये टरबाइन चलेगा। टरबाइन यहाँ पे लगाएंगे लाइन में, टरबाइन चलते रहेंगे। इससे टरबाइन से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी लेंगे। जब नीचे जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कूल होगा। इसकी वजह से अमोनिया फिर से द्रवित हो जाएगा। ये अमोनिया फिर कहाँ जाएगा, तो थर्मल जो हीट एक्सचेंजर है उसमें चला जाएगा। ऐसा होगा और ये चलता रहेगा और टरबाइन चलता रहेगा होगा। एक होता है ओपन साइकिल सिस्टम। इसके तहत गर्म सतही जल की को एक वैक्यूम चैम्बर में अत्यधिक दाब के साथ लाया जाता है और इसमें जल भाप में बदल दिया जाता है। इससे जल भाप में बदल दिया जाता है। इस भाप से टरबाइन को चलाया जाता है और इसे पश्चात भाप के समुद्र के गहरे ठंडे जल की मदद से पुनः तरल अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। मतलब कि ये समुद्र है यहाँ पे और ये टेम्परेचर हाई है, यहाँ पे टेम्परेचर लो है। अब इसमें हम कह दें कि यहाँ से क्या किया जाता है, पानी को ऐसा इकट्ठा किया जाए कि बड़े हाई प्रेशर से फेंका जाए। यहाँ पे टरबाइन रखा होता है और ये टेम्परेचर के भाप से क्या हो जाएगा, ये टरबाइन चलेंगे, फिर से ये कूल हो जाएंगे, भाप से नीचे जाएंगे और इसको ला के यहाँ पे यूज करें। तो इस प्रोसेस से ओपन होता ही है। तो ये ओपन साइकिल होता है। इसका डायग्राम जरूर देख लेना। डायग्राम हमको नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाए, क्योंकि हमारे दिमाग से भूल गया है। लाभ क्या होगा इससे, तो भारत की ऐसी भौगोलिक स्थिति जो ओटेक के अनुसार है, बताया कि ओटेक से बहुत सारी बिजली उत्पादन किया जा सकता है। इसे रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में जाना जाता है। तो एक स्वच्छ एनर्जी का आधार होगा। इसे पेयजल कहे थे कि डीलवणीकरण किया जा सकता है या विलवणीकरण किया जा सकता है। तो पेयजल की आपूर्ति हो सकता है, जो खास करके समुद्र के किनारे, महानगर या जो राज्य है। हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन और अमोनिया का भी उत्पादन किया जा सकता है। अमोनिया का उत्पादन उर्वरक के रूप में किया जाएगा। हाइड्रोजन बस और ये ट्रेन की बात हो रही है, वो उसमें भी किया जा सकता है। ओटेक प्रक्रिया से संबंधित ठंडा और पोषण युक्त जल कई व्यावसायिक उपयोग हो सकते हैं, जैसे एयर कंडीशन में हो सकता है, मत्स्य पालन में किया जा सकता है, सी वाटर कूल्ड ग्रीन हाउस आधारित खाद्य उत्पादन में भी किया जा सकता है, जो ओटेक में जो ठंडा पानी के लिए बारे में बोला गया था। ठीक, चुनौतियां क्या है, ओटेक से संबंधित क्या चुनौती है, तो इसमें बहुत ज्यादा पूंजी लगेगी और पाइपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का रख रखाव करना भी होगा, क्योंकि उसमें वेव आती रहती है तो डैमेज होने की ज़्यादा चांसेस रहता है। ठीक है, और ज़्यादातर ऊपरी परत पे या ऊपरी परत पे ज़्यादा रहता है। ओटेक प्रौद्योगिकी का फिलहाल अनुसंधान और विकास चरण या व्यावसायिक करण के आरंभिक चरण में, मतलब अभी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी उतना सुविकसित नहीं हुआ है। ये भी हमारी चुनौती है। और साथ ही साथ पर्यावरण संबंधित भी चिंताएं हैं। क्या है, तो ओटेक संयंत्र की वजह से ठंडे, सघन और पोषण युक्त जल की निकासी होगी, जिसकी वजह से पर्यावरण पे, जो समुद्र के पर्यावरण है उस पर दिक्कत हो सकता है। समुद्री जीवों का केवल में उलझ जाना भी, फंस जाना भी दिक्कत होगा। मशीन से होने वाले शोर का भी उस पर, समुद्री पर्यावरण पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। समुद्री जल के जीवन
नासियों या अनसमान प्रदूषकों के दुर्घटनावश बहाव आदि समुद्री जीव अपरतंत्र पे क्या होगा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। शैवाल, सूक्ष्म जीव, पादप आदि की अनावश्यक एकत्रण से जैविक प्रदूषण क्या होगा, वृद्धि हो सकती है। तो आगे की राह जो हमारी है उसी से कमियों की चिंताओं से निपटा जा सकता है। महासागर आधारित ऊर्जा के अन्य रूप क्या हो सकते हैं, ये हमने देख ही लिया था पहले भी। वेव एनर्जी हो सकता है, करेंट एनर्जी हो सकता है और टाइडल एनर्जी हो सकता है। ईआईए के बारे में हमने अच्छे से पहले भी बता रखा है और ईआईए से जुड़ा कुछ न्यूज में रहा ईआईए के बारे में। तो ईआईए कैसे होता है, इसके पहले वाले में ज़्यादा बेटर है रेदर देन ये, लेकिन इसमें प्रस्तावित संशोधन था और वो प्रस्तावित संशोधन को देखना जरूरी है। ये हम डीकेडी का पार्ट बनाएंगे, हम लेक्चर नहीं लेंगे ईआईए को डीकेडी का पूरी तरह से डीकेडी करके पुराने के साथ लिंक करेंगे, इसको नहीं रहेंगे। हाँ, नोट करके जरूर रख लेना, अगर नहीं बताया जाएगा तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए उसको बताना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी डीकेडी का पार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ बेसिक बता दे रहे हैं, डीकेडी का पार्ट होना ही इसको चाहिए। तो ये कुछ नोट करके आप लोग रख लेना, याद जरूर दिलाना, क्योंकि भूल गए तो हो सकता है नुकसान ही हो जाएगा। तो 2015 में यूएनएफसीसी को अपना पहला एनडीसी प्रस्तुत किया था कौन, भारत ने किया था। और एनडीसी में कितने लक्ष्य निर्धारित किए थे भारत ने, 8 लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिसमें से 3 2030 तक हासिल करने वाले मात्रात्मक लक्ष्य कौन कौन है। तो उत्सर्जन की तीव्रता में कमी करना, स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्मी ईंधन की हिस्सेदारी में वृद्धि करना और अतिरिक्त वनावरण और वृक्षावरण के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना, ये 3 2030 तक मात्रात्मक रूप से कम करने के लक्ष्य रखा गया। अब अपना अपडेट कर दिया है भारत ने, एनडीसी जो नेशनल डिटर्मिनेंट कंट्रीब्यूशन है उसमें क्या कर दिया, कमी कर दिया है। 2021-30 की अवधि के दौरान भारत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बढ़ने हेतु रूपरेखा प्रस्तुत करता है। नए एनडीसी में 2015 एनडीसी में 3 मात्रात्मक लक्ष्य रखा था जो पीछे बताया, उसमें से 2 को अपडेट कर दिया है। क्या, उत्सर्जन की तीव्रता में कमी करना और स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्मी ईंधन या रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी में वृद्धि करना। क्या किया है इनमें, तो इन्हें भारत की राष्ट्रीय परिस्थिति और साझा लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियां और अपनी क्षमता के सिद्धांत पे ध्यान से विचार करने के बाद तैयार किया है। ये बोल वचन है, इसका कोई मतलब नहीं। ये परंपराओं के साथ संरक्षण और संतुलन के मूल्यों पर आधारित जीवन जीने के स्वस्थ और संधारणीय तरीकों को प्रोत्साहित और प्रचारित करता है। साथ ही इसमें जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की कुंजी के रूप में पर्यावरण के लिए जीवन शैली को भी शामिल किया गया। तो ये कुछ ऐसा नहीं है, इसमें बात करेंगे अभी यहाँ पे। 2030 के लिए लक्ष्य क्या रखा गया है, तो सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में कमी करना है। तो 2015 में क्या था कि 2005 के स्तर से 33 से 35% की कमी करना, लेकिन अभी जो संशोधित किया है वो 45% करना है। यही मेन इंपॉर्टेंट है, यही आपको ध्यान रखना है कि 45% तक कर दिया है, 30 तक प्राप्त करने की प्रगति अगर देखा जाए तो 2005 की स्थिति से 28% कम कर दिया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इसका। दूसरा है कि संचयी विद्युत ऊर्जा की स्थापित क्षमता में जो रिन्यूएबल या गैर जीवाश्मी ईंधन आधारित ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी ऊर्जा की बनाने की बात कहा था। 2015 में एनडीसी था कितना, 40% तक रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करना, लेकिन अभी बढ़ा के कितना कर दिया, 50%। भारत ने 22 तक, जून 2022 तक 41.5% की वृद्धि कर चुका है एनडीसी में, रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त कर रहा है। अतिरिक्त वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना, तो 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के समतुल्य सिंक निर्माण करने की बात किया था। इसमें भी 30 में 2022 में भी सेम रखा है, अस्पष्ट है ये बात बोला गया है। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो जो भारत ने अपडेट किया है एनडीसी, उसका महत्व क्या है, तो उत्सर्जन कम करने का, CO2 उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगा। पेरिस समझौता को बहुत अच्छा फॉलोअर होगा, एक विश्वास उत्पन्न करेगा। COP27 में पंचामृत को जलवायु संबंधी कार्रवाई में शामिल करता है। 2070 तक नेट न्यूट्रलिटी कार्बन प्राप्त करेगा और रिन्यूएबल एनर्जी से क्या होगा, रोजगार की क्षमताएं बढ़ेंगी, लोगों की लाइफ स्टाइल बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी आएगी, आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित
होगा, जीडीपी में वृद्धि होगी, etc। बहुत सारे महत्व हो सकते हैं, डीकेडी कर लेंगे इसमें, लेकिन एक ओवरऑल आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये आज का हमारा क्या टॉपिक रहा। तो ये हमारा इन्वायरमेंट आज घोषित होता है, इस पे डीकेडी 3 डीकेडी लिया जाएगा और कुछ टॉपिक हम नोट करेंगे। नोट करने के बाद हम कुछ टॉपिक पे भी डीकेडी करेंगे, अदरवाइज ओवरऑल डीकेडी करके छोड़ देंगे। 3 से मैक्सिमम 4 डीकेडी होगा इसमें, और सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।